हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम कर्मेंद्र त्यागी और मैं आपके लिए लाया हूं जेई एडवांस के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लर्निंग जोन से। मैं और राजन सर पिछले 15 दिन से क्वेश्चंस ले रहे हैं अलग अलग एडवांस के टॉपिक्स में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल सॉल्व करते हैं आपके साथ। और ये टॉपिक्स अभी जो अलग अलग हम ले रहे हैं उसमें आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी की खास बात यह है कि बहुत ही फंडामेंटल टाइप के, बहुत ही बेसिक सवाल ही रिसेंटली हमने देखे हैं। 2022 में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे और इस साल भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आने का बहुत अच्छा चांस है। और सॉल्विंग भी इन क्वेश्चंस की ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। तो आइए देखते हैं कुछ सवाल। पहला सवाल में 2022 का है। दो सर्किट गिवन है। एक सर्किट जिसमें कुछ सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे, यहां स्विच लगा हुआ है, यहां पर भी स्विच लगा है। स्विच S1 को ओपन रखते हैं तो इस सर्किट की पावर को P1 बोल रहे हैं। स्विच S1 को क्लोज करते हैं तो पावर को Q1 बोल रहे हैं। स्विच S2 वाले सर्किट में, सर्किट 2 है, सर्किट 2 में स्विच को ओपन रखते हैं तो P2 और क्लोज करते हैं तो Q2। तो चार पावर हो गई, P1 Q1 P2 Q2। अब पावर में भी दो तरह के कंडीशंस दिए हैं। एक बार वोल्टेज दे दिया है, अगर वोल्टेज दे देगा तो V²/R के फॉर्मूले से कंपैरिजन करेंगे। और अगर करंट दे देगा तो करंट वाले केस में I² × R से करेंगे। तो आपको केवल रेजिस्टेंस को नोटिस करना है इस क्वेश्चन में। अगर किसी सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा है और वोल्टेज वाला सवाल दिया है तो रेजिस्टेंस ज्यादा में पावर कम, रेजिस्टेंस कम में पावर ज्यादा। तो हम लोग जल्दी से केवल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। दो बार हर सर्किट का दो रेजिस्टेंस। तो मैंने बोला अगर स्विच S1 को क्लोज करोगे तो रेजिस्टेंस R1 का वैल्यू क्या होगा। स्विच S1 को पहले ओपन रखते हैं और रेजिस्टेंस R1 का वैल्यू निकालेंगे और स्विच S1 को क्लोज कर देंगे तो रेजिस्टेंस का R1 वैल्यू निकालेंगे। ये रेजिस्टेंस R1 और इसको R1 डैश बोल देते हैं। चलो दोनों कैलकुलेट करते हैं। स्विच S1 अगर ओपन है तो सर्किट में इधर से करंट चलेगा, R1 से होके जाएगा क्योंकि ये तो ओपन है। R1 से फिर R2 R3 और R1/2 में ऐसे पैरेलल ब्रांच बनेगा। R2 का वैल्यू 2 दिया, R3 का वैल्यू 3 दिया और इसका वैल्यू 1/2 है। यहां पे वैल्यू 1 है। तो 2 और 3 हो गए सीरीज में, 5 हो गया। 5 और 1/2 को पैरेलल में किया तो 5 × 1/2, यहां पे लिख देता हूं मैं 5 × 1/2 अपॉन 5 + 1/2। तो ये हमारा जवाब 5/11 आ गया। फिर इसमें एक सीरीज में रेजिस्टेंस 1 का और है तो 5/11 + 1 कर दिया तो रेजिस्टेंस आया 16/11। ये R1 का वैल्यू हो गया 16/11। अगर स्विच S1 को क्लोज कर दिया तो R1 वाला रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आंसर 5/11 हो जाएगा। तो हमारे इस सर्किट के दो पॉसिबल रेजिस्टेंस आ गए, R1 16/11 एंड 5/11। ऐसे ही इस सर्किट के भी दो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहां पे लिखते हैं R2 और यहां लिखते हैं R2 डैश। R2 तब जब स्विच S2 ओपन है और फिर स्विच S2 क्लोज कर देंगे। चलिए फटाफट कर रहे। तो ये R1 R2 R3 ये तीन पैरेलल में हो गए, जबकि ये वाला रेजिस्टेंस स्विच ओपन होने से सर्किट में नहीं है। तो इन तीनों को पैरेलल में लेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये 3 2 और 1 पैरेलल में लिया तो 1 + 1/2 + 1/3 करा तो ये 5/6 आ जाएगा। तो 1/R2 इज 1 + 1/2 + 1/3। इसका एलसीएम कर दिया 6, यहां लिख दिया 6 + 3 + 2 यानी 11/6। तो R2 का वैल्यू आ गया 6/11। और जब इसको 2R3 जिसका वैल्यू 6 हो जाएगा उसके साथ ओपन करेंगे तो R2 डैश का वैल्यू आ जाएगा 6 और 3 मिलके 2 हो जाएगा, 2 और 2 मिलके 1 हो जाएगा, 1 और 1 मिलके 1/2 हो जाएगा। अब हमारे चार रेजिस्टेंस आ गए हैं और इन चार रेजिस्टेंस में अलग अलग पावर हम लोग जनरेट करेंगे। तो लिखा है व्हेन वोल्टेज ऑफ सोर्स 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B इन बोथ सर्किट्स। अब बोथ सर्किट्स में तो P1 और P2 का पूछा है। अब P1 P2 वो वाले पावर हैं जब S1 और S2 ओपन थे। तो ओपन वाले सर्किट में एक रेजिस्टेंस है 16/11 और इस सर्किट में रेजिस्टेंस है 6/11।
क्योंकि वोल्टेज वाले पावर में, पहले वाले ऑप्शन में पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर से बन रहा है, यानी पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो 16 बाय आर, क्योंकि R1 रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन R2 रेजिस्टेंस, क्योंकि R2 रेजिस्टेंस 6/11 और ये 16/11 है, तो हम लोग पावर को उल्टा बोल देते हैं क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पावर P2 इज ग्रेटर देन P1। अब यहां पे लिखा P2 इज ग्रेटर देन P1, तो ये ऑप्शन सही है। वैसे ही कांस्टेंट करंट ऑफ 2 एम्पियर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी, तो P1 ग्रेटर देन P2 बोला है, क्योंकि करंट अगर फ्लो करते हैं तो पावर का फॉर्मूला बन जाता I स्क्वायर R, यानी P प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, तो इसका उल्टा आंसर हो जाएगा P1 ग्रेटर देन P2, ये भी सही हो गया। When voltage source 6 volt is connected across A and B in circuit 1, Q1 is greater than P1। अब यहां पे दो बार सेम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक बार स्विच ओपन है, एक बार क्लोज है, तो ये दोनों वैल्यूज पकड़ लेते हैं। ये वाला वैल्यू तब आया था जब क्लोज्ड सर्किट था, और ये वाले वैल्यू तब आया था जब ओपन था, और 6 वोल्ट का सोर्स लगाया। वोल्ट जब क्लोज्ड होता है तो पावर को Q1 बोला जा रहा है, और जब ओपन है तो पावर को P1 बोला जा रहा है। हमने देखा कि जब वोल्टेज लगाते हो तो पावर का वैल्यू प्रोपोर्शनल टू 1 रेजिस्टेंस है, यानी जिस केस में रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे पावर ज्यादा होगी। 5/11 कम है और 16/11 ज्यादा है, तो जहां पे रेजिस्टेंस कम है वहां की पावर ज्यादा, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पावर कम, तो Q1 ग्रेटर देन P1 है, ये भी सही हो गया। फिर लिखा है व्हेन करंट ऑफ सोर्स 2 एम्पियर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी, बोथ सर्किट्स Q2 और Q1 का वैल्यू पूछा है। Q1 वो वाला रेजिस्टेंस का है जिसमें 5/11 रेजिस्टेंस है, और Q2 वो वाला है जिसमें 1/2 है। और क्योंकि करंट सेम कर रहे हैं तो पावर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, यानी जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर भी ज्यादा होगा। तो ये Q2 वाला केस है और ये Q1 वाला। 5/11 का जो रेजिस्टेंस है वो कम है और 1/2 का रेजिस्टेंस ज्यादा है। 5/11 तो 0.4 के आसपास हो गया, 1/2 ज्यादा है। तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ज्यादा है Q2 वाले का, तो Q2 ग्रेटर देन Q1 होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है Q2 लेस देन Q1, ये गलत हो गया, यानी ABC ऑप्शन सही हो गए। मल्टीपल करेक्ट में एक एक ऑप्शन को अलग अलग पेशेंटली सॉल्व करना चाहिए, और अगर जरा भी कंफ्यूजन किसी पार्ट में हो तो वो ऑप्शन बिल्कुल मार्क नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो अगर पार्शियली भी सॉल्व करे तो प्रीवियस कई ट्रेंड ऐसे हैं कि पार्शियल सही करने पर भी नंबर मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ऐसा बढ़िया सवाल है जिसमें एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी यूज होती है कि कभी भी ऐसे ट्रंकेटेड फ्रस्ट्रम जैसा आपको वायर दिया जाए जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया लगातार बदल रहा हो, और एक साइड का रेडियस R1, दूसरे साइड का रेडियस R2 और बीच का डिस्टेंस L हो, तो इस ऐसे केस में रेजिस्टेंस ऑफ वायर का फॉर्मूला बहुत सिंपल, आप घर से सॉल्व करके जाना। ρL/A होता है, A को पाई R1 R2 करते, ये इंटीग्रेशन करके ऑलरेडी आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में एक रेजिस्टेंस X ओम दिया है, दूसरा 1 ओम दिया, आर कनेक्टेड टू अ वायर AB ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी इसकी सेम है, यूनिफॉर्म है, एज शोन। द रेडियस ऑफ वायर वेरीज लीनियरली अलोंग इट्स एक्सिस फ्रॉम 0.2 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर फ्रॉम B to A to B। अब गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड, ये मीटर ब्रिज का सवाल हो गया। मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस में गैल्वेनोमीटर का रीडिंग तभी 0 आता है जब R1/R1 के नीचे का रेजिस्टेंस R2/R2 के नीचे का रेजिस्टेंस है। ये वाले लेंथ को मैं X मान लेता हूं, तो इस वाले रेजिस्टेंस के एंड में रेडियस का वैल्यू कुछ R मान लेता हूं, जबकि इधर का रेडियस 0.2 है और उधर का रेडियस 1 मिलीमीटर। अब हम लोग रेजिस्टेंस के हिसाब से लिखे, इस पॉइंट को अगर मैं C लिख दूं तो AC का जो रेजिस्टेंस है वो ρx अपॉन पाई R1/R2, पाई 0.2 इंटू R, पाई R1/R2, जबकि CB का जो रेजिस्टेंस आएगा वो रो टोटल लेंथ ऑफ वायर, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस ऑफ वायर लीनियरली वेरिंग G कनेक्टेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड।
कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ वायर। तो ये जो x है इसका वैल्यू 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और तो यहां पर भी 50 सेंटीमीटर हो गया। तो हमने यहां जो रो एल बाई ए था, रो 50 सेंटीमीटर बाई पाई R1 R2, ऐसे रेजिस्टेंस CB का वैल्यू हुआ रो 50 सेंटीमीटर बाई पाई, इधर का रेजिस्टेंस R है और इधर का 1 मिलीमीटर है, यहां पे 1 मिलीमीटर लिख दिया और यूनिट को कोई चेंज नहीं किया। अब R1 अपॉन उसके नीचे का रेजिस्टेंस, R2 अपॉन उसके नीचे का रेजिस्टेंस, तो R1 को लिखा X अपॉन उसके नीचे का रेजिस्टेंस लिखेंगे तो ये रो 50 है, एवरीथिंग इज सेम। जबकि यहां पे जो रो 50 बाय पाई R और यहां पे लिख दिया 0.2 इज इक्वल टू R2 के नीचे लिख दिया X, R2 का वैल्यू 1, रो 50 अपॉन पाई R इंटू 1। तो आप देखो पाई आर कैंसिल कर दो, रो 50 कैंसिल कर दो, पॉइंट ऊपर भेज दो, तो 0.2 x का वैल्यू 1 आ गया, तो x का वैल्यू 5 आ गया, डायरेक्टली सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने जो तरीका लगाया उसमें ऑलरेडी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे पता था, ऐसे फ्रस्टम वाले का। अगर नहीं पता है तो पहले आपको इंटीग्रेट करके इस वैल्यू को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए देखते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही कमाल का धमाकेदार सवाल है। इस सवाल में फोल्डिंग सिमेट्री लग रही है, क्योंकि इस सर्किट का ऊपर वाला हिस्सा नीचे का हिस्सा सेम है। अगर किसी भी सर्किट में किसी करंट के फ्लो होने से ऊपर नीचे के सर्किट एक जैसे हैं तो फिर उसको फोल्ड करके आप पैरेलल में ज्वाइन कर सकते हो। ये फोल्डिंग सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहां पे लगा रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ऊपर भी सारे रेजिस्टेंस 1 है। तो हमने देखा कि इस सर्किट से जो भी करंट जाएगा ऊपर और नीचे का रास्ता बिल्कुल हर जगह सेम है, तो करंट इक्वली डिवाइड होगा। इसका मतलब है ये दोनों ब्रांच पैरेलल है। तो इस पॉइंट को उठा के इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया तो सारे के सारे रेजिस्टेंस पैरेलल वाले जुड़ के आधे हो जाएंगे। यानी ये रेजिस्टेंस भी 0.5 हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस भी 0.5 हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस भी 0.5 हो जाएगा, ये सर्किट तीनों गायब हो जाएंगे। अब ये पूरा रास्ता एक ट्राइंगल बन जाएगा और ये पूरा रास्ता एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो अगर यहां से जंक्शन खत्म कर दिया, क्योंकि ये वाली ब्रांच उठा के मैंने ऊपर मोड़ के फोल्ड कर दी, तो ये पूरा रास्ता गायब हो गया। मतलब वॉट एवर करंट इज नाउ कमिंग फ्रॉम दिस पाथ विल गो इनटू दिस पाथ। मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस अब सीरीज की तरह है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल होके मिलके 0.5 हो गया और ये वाला रेजिस्टेंस 1 इस 0.5 के साथ सीरीज हो गया। तो अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो नीचे वाला सर्किट ऊपर मोड़ने के बाद ये 3 रेजिस्टेंस गायब होके इन 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल में आधा कर दिया और फिर बस केवल ऊपर वाला ट्राइंगल 2 दिख रहे हैं। ये वाला बैटरी 6 वोल्ट का दिया हुआ है, ये बैटरी 12 वोल्ट का दिया हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस 0.5 हो गया। यहां का रेजिस्टेंस भी उठा के यहां चिपका दिया, क्योंकि अब जब एक ही रास्ता रह गया तो ये सीरीज हो गए। ऐसे यहां पर भी इधर से जो करंट आएगा वही इसमें जाएगा, तो उसको भी उठा के यहां पे चिपका दिया, ये भी 1.5 हो गया। अब हम लोग इस पॉइंट को कुछ x मान लेते हैं, इसको 0 ले लेते हैं, तो नोडल एनालिसिस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहां 0 लिखा है, यहां 6 लिख दिया, यहां 0 लिखा है, यहां -12 लिख दिया, यहां पे x है। तो 6 से x की तरफ जो करंट गया उसको I1 बोल दिया, इधर से जो करंट गया उसको I2 बोल दिया, और इधर से जो करंट गया उसको I3 बोल दिया। अब मैं I1 I2 I3 के वैल्यूज का सम जंक्शन के लिए 0 कर दूंगा। तो 6 - x अपॉन 1.5 प्लस 0 - x अपॉन 0.5 प्लस -12 - x अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 0। अब इसको पूरे को 1.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 6 - x - 3x -12 - x इक्वल टू 0। तो x और x मिला के 5x हो गया, -12 और 6 मिला के -6 हो गया, तो मैंने इसको -6 लिख दिया, x का वैल्यू -1.2 वोल्ट आ गया। अब मुझे क्योंकि वोल्टेज का वैल्यू x का वैल्यू आ गया तो मैं आसानी से I1 I2 I3 करंट निकालूंगा। I1 का वैल्यू आया 6 - x अपॉन 1.5, 6 -1.2 अपॉन 1.5 किया तो 6 - 1.2 हो गया 7.2 अपॉन 1.5। इसको मैं 3/2 लिख देता हूं, तो 7.2 अपॉन 3/2 ऐसे कर दिया, ये कैंसिल करा तो 2.4 हो गया, यानी 4.8 एम्पियर का करंट आ गया ये I1 का। मतलब इस रास्ते में मिलाने के बाद करंट है 1.5 इसमें, लेकिन इधर से जो करंट आया ये 4.8 एम्पियर हो गया। अब ये करंट इसमें पूरा भेज रहे हैं, जबकि ओरिजिनल सर्किट में ये 2 रास्ते में डिवाइड हो रहा है,
तो ये 4.8 यहां जो जाएगा, यहां पे 2.4 एम्पियर हो जाएगा और नीचे भी 2.4 एम्पियर हो जाएगा। तो ओरिजिनल सर्किट में देखें तो यहां पे करंट 2.4 एम्पियर है, यहां पे नीचे करंट 2.4 एम्पियर है और यहां बीच में करंट 4.8 एम्पियर है। ऐसे ही इस रास्ते का करंट निकालते हैं। तो यहां रास्ते का करंट है -12 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय 1.5। 1.5 को 3/2 लिख देते हैं और इसको 13.2 डिवाइडेड बाय 3/2 ऐसे कर दिया, कैंसिल किया तो ये 4.4 मल्टीप्लाई किया तो -8.8 हो गया। इसका मतलब है इस रास्ते में करंट मैंने जो ऊपर जाते हुए माना वो नीचे आ रहा था 8.8 एम्पियर। अब 8.8 एम्पियर आएगा तो इस ब्रांच में भी 8.8 एम्पियर हो जाएगा, जबकि ये करंट जो आ रहा है वो इस रास्ते का नहीं है। दोनों करंट मिला के 8.8 यहां पे जा रहा है, तो यहां पर भी 4.4 एम्पियर आ रहा होगा, यहां पर भी 4.4 एम्पियर। अगर यहां से 2.4 आ रहा और यहां पे 4.4 जा रहा है तो यहां का करंट भी हम लोग आसानी से निकाल सकते। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारा फ्लोइंग थ्रू R1, R1 कौन सा रेजिस्टेंस है, ये वाला, इसमें करंट हमने अभी निकाल दिया है, और यहां पे 1.2 लिखा, 6 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2.4, नहीं रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1.5, इससे डिवाइड करा तो 4.8 एम्पियर आ गया। इस रास्ते में 4.8 एम्पियर, ऊपर 2.4 नीचे 2.4। एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में R1 R7 R1, R1 का रेजिस्टेंस 7.2 बोल रहा है। R2 कहां गया, R2 का रेजिस्टेंस पूछा है 1.2। अभी निकाल लेते हैं क्योंकि यहां पे X निकाल दिया है और यहां 0 मान लिया है। हाँ, तो यहां से करंट सॉल्व कर देते हैं आगे वाला। यहाँ 0 लिखा है, यहाँ x लिखा है, यहाँ R2 निकाल रहे, तो 0 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय R का वैल्यू है 0.5, तो आ जाएगा 2.4 एम्पियर। तो इस ब्रांच में हमने करंट निकाला 2.4, लेकिन ये ब्रांच दो ब्रांच से मिलके बनी है, तो यहाँ पर भी जाएगा 1.2 एम्पियर और यहाँ पर भी जाएगा 1.2 एम्पियर। अब इसको चेक कर लेते हैं। R2 का करंट 1.2 एम्पियर है, R3 का करंट 4.8 एम्पियर है, R5 का करंट भी, क्योंकि यहां पे हमने निकाल दिया 1.2 एम्पियर, यहां पे आ गया है R3 पे 4.8 एम्पियर, 4.8 यहां पे चला गया 2.4 एम्पियर, तो यहां पर भी चला जाएगा 2.4 एम्पियर, तो ये भी ठीक हो गया। और यहां से 1.2 एम्पियर आ रहा है, इधर नीचे जा रहा है, तो 1.2 ऊपर गया, 1.2 नीचे गया और 4.8 आगे गया। इसका मतलब यहां से 7.2 एम्पियर आ रहा है। ये भी सवाल सही। तो इसमें चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, वैल्यूज बीच के वैल्यू से हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। शोन इन द फिगर द सेमी सर्कुलर मेटल स्ट्रिप है, इसकी थिकनेस टी दी है। अगर सेमी सर्कुलर मेटल स्ट्रिप ऐसे रखी है और उसकी थिकनेस ऐसे हमने टी लिख दी है, तो हम लोग जैसे अगर यहां से किसी भी रेडियस R पे जाके dr थिकनेस का एक पतला स्ट्रिप बनाएंगे ऐसे, तो ये पतला स्ट्रिप एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस स्ट्रिप हो गया ये। अब अगर इस रेजिस्टेंस का लेंथ देखोगे तो लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस है पाई R, क्योंकि R रेडियस पे जाके dr थिकनेस का स्ट्रिप बनाया। लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू, इसकी थिकनेस t है और ये वाला विड्थ dr है, तो t dr। अब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के दो प्रोसेस हैं। एक, हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें और v बाय r करके निकाल दें। दूसरा, इस पतले स्ट्रिप का करंट निकाल के इंटीग्रेट कर लें तो भी टोटल करंट आ जाएगा। तो कोई भी एक मेथड लगाते हैं, जैसे हमने बोला ऐसे पतले पतले स्ट्रिप सब
वोल्टेज सेम है क्योंकि मैं यहां से यहां तक बैटरी लगा रहा हूं, तो अगले स्ट्रिप का भी वोल्टेज V ही होगा, अगले स्ट्रिप का भी वोल्टेज V होगा, तो सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसलिए 1 बाई इफेक्टिव R इज इक्वल टू डिफरेंशियल रेजिस्टेंस 1 बाई R। अब यहां पे 1 बाई R का वैल्यू हमने लिया, तो 1 बाई R इज रो एल बाई ए होता है तो A बाई रो एल लिखेंगे, तो D ऑफ 1 बाई R इज रो एल बाई ए, यानी A बाय रो और L की जगह पाई आर लिख दिया, तो यहां पे टी डी आर अपॉन रो पाई आर। अब ये डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन हो गया, तो R1 से R2 इंटीग्रेट करेंगे तो T बाई रो ln R2 बाई R1 हो गया इस रेजिस्टेंस के इफेक्टिव वैल्यू का। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आया वो आया रो अपॉन टी ln R2 बाई R1। अब हमारे पास अगर रेजिस्टेंस हो तो हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करके, यहां पे पाई भी है, पाई भी है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस से करंट आ जाएगा। तो करंट का वैल्यू वोल्टेज अपॉन पाई रो और ऊपर टी ln R2 बाय R1, A बाय रो एल ऐसा लिखा, तो हमारा एक पार्ट सॉल्व हो जाएगा। आउटर सरफेस इज एट हायर पोटेंशियल देन इनर सरफेस। अब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन में ऐसे करंट फ्लो, मतलब इस स्ट्रिप में ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा, तो करंट जैसे ही सर्कल में चलेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धक्का लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ पुश होंगे तो ये वाला सरफेस नेगेटिवली चार्ज होने लगेगा और ये सरफेस पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा। अगर आप चार्ज सेपरेशन से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहे तो ऐसे रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, और पॉजिटिव एंड अंदर की तरफ है तो पॉजिटिव अंदर वाला एंड हायर पोटेंशियल होगा, तो आउटर एंड इज हायर पोटेंशियल लिखा है, गलत हो गया, और लिखा आउटर एंड इज एट लोअर पोटेंशियल देन इनर सरफेस। तो ये जो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी पोटेंशियल डिफरेंस से यहां पे, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अब यहां पे क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी पूछा है इसलिए क्वेश्चन बहुत इजी टू सॉल्व है। करंट जो फ्लो कर रहा है जिसको हमने निकाला V बाय आर इफेक्टिव करके, उस करंट से हम NeAVD कर दें तो हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का है वो प्रोपोर्शनल टू करंट आई आ जाएगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस करेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अंदर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बाहर। एक बार चेक कर लो, अगर हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ लगाया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगाया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रहा है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक QE वाला अंदर लगना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस होगा, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अंदर की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्रोपोर्शनल टू VD स्क्वायर हो गया, जो कि प्रोपोर्शनल टू VD प्रोपोर्शनल टू I था, I स्क्वायर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा E डॉट dr R1 से R2 रेडियस तक, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रेडियल वाला पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस रेडियल वाला भी I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहां पे सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी से लास्ट वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा ये वाला थोड़ा लंबा क्वेश्चन जरूर है लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, ज्यादा कलाकारी थी नहीं। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा आया, ये जो गैल्वेनोमीटर वाला है, इसमें लिखा 2 आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर्स एंड 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस आर, ईच इंटरनल रेजिस्टेंस RC, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब यहां पे कहीं मैक्सिमम वोल्टेज पूछा है, मैक्सिमम वोल्टेज पूछा है, मैक्सिमम करंट पूछा है, मैक्सिमम करंट पूछा पूरे सिस्टम का, लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज के लिए हम ये मान के चलेंगे कि गैल्वेनोमीटर अपने फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे है, तभी मैक्सिमम वोल्टेज की बात होगी या मैक्सिमम करंट की बात होगी। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जाने के लिए गैल्वेनोमीटर को हमेशा करंट चाहिए IG। अब अगर वोल्टेज का सवाल है
तो सिस्टम का पूरा वोल्टेज निकालेंगे करस्पॉन्डिंग टू आईजी। एक बार ट्राई करते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज रेंज ऑब्टेन व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। मान लीजिए 2 गैल्वेनोमीटर और 2 रजिस्टर सीरीज में लगा दूं, तो ये आर है, ये आर है, ये आरसी है, ये आरसी है। तो इसमें टोटल वोल्टेज का जो आंसर आएगा, टोटल वोल्टेज, वो हम उसको VA बोल देते हैं, मतलब पहले वाले पार्ट का। तो VA का वैल्यू हो जाएगा IG 2RC प्लस 2R। ये हमारा एक आंसर हुआ, मतलब एक ऑप्शन हुआ। अभी चेक करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। लिखा मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इज ऑब्टेन व्हेन 2 गैल्वेनोमीटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर। तो 2 गैल्वेनोमीटर को मैं पैरेलल में जोड़ देता हूं और उसके कॉम्बिनेशन को 2 रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में। अब इसका वोल्टेज निकालते हैं। तो इसमें करंट IG है, इसमें भी करंट IG है, तो इन दोनों में मिला के करंट 2IG हो गया। ये R है, ये R है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस मिलकर 2R, तो वहां पे लिख दिया IG इंटू RC। आप दोनों को मिला भी सकते हो, IG करंट हो जाएगा 2RG और RC मिलके हो जाएगा RC/2। तो यहां से यहां तक का वोल्टेज आ जाएगा IG इंटू RC, और यहां पे जो वोल्टेज आ जाएगा 2IG इंटू 2R, यानी कि 4R इंटू IG को मैंने कॉमन बाहर ले लिया। ये हमारा VB वाला ऑप्शन आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो ये वाला वैल्यू छोटा है, ये वाला वैल्यू बड़ा है, क्योंकि यहां पे 4R प्लस R है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है RC का वैल्यू R/2 से छोटा है, तो मुझे अगर चेक करना है, देखो तो अगर इनइक्वालिटी बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन हम कोई वैल्यू पकड़ लेते हैं क्योंकि एक जनरल रिजल्ट है, तो सारे वैल्यूज के लिए काम करेगा। तो मान लीजिए RC का वैल्यू मैंने 0.4R लिख दिया, तो RC का वैल्यू 0.5R से कम लिख दिया। मान लो यहां पे ऐसे लिख दे, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो वैल्यू आएगा वो सबके लिए ट्रू होगा छोटे में। तो RC की जगह मैंने 0.4R लिख दिया मान लो, तो ये 0.8R हो जाएगा, यानी कि पहले सवाल में 0.8R प्लस 2R यानी 2.8R हो जाएगा। यहां पे RC की जगह 0.4R लिख दूं तो 4.4 हो जाएगा। मतलब ये वाला आंसर, VB वाला आंसर ग्रेटर देन VA वाला आंसर है, तो VB वाला आंसर हम लोग सही मार देंगे। ऐसी मैक्सिमम करंट रेंज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास 2 गैल्वेनोमीटर हैं और 2 रेजिस्टेंस R हैं, ये सारे के सारे पैरेलल में लगे हुए हैं। हमने इसमें भी IG भेज दिया, इसमें भी IG भेज दिया, इसमें I भेज दिया, इसमें I भेज दिया, ये दोनों रेजिस्टेंस R हैं। तो यहां से टोटल जो करंट जाएगा वो 2I प्लस 2IG हो जाएगा। तो हमने बोला IC का वैल्यू 2I प्लस 2IG। अब IG के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो IG इंटू RC का वैल्यू I इंटू R पैरेलल के हिसाब से लिख दिया। तो I का वैल्यू आया IG RC अपॉन R, यहां पे पुट कर दिया किसकी जगह, I की जगह। तो सारा आंसर IG के टर्म्स में आ रहा है, 2IG RC बाय R प्लस 2IG। 2IG कॉमन ले लेते हैं, तो 2IG कॉमन, RC अपॉन R प्लस 1। अब ये RC को अगर मैं 0.4 लिख दूं तो 0.4R बाय R प्लस 1 करा, R से R कैंसिल, 1.4 इंटू 2 यानी 2.4, 2.8 IG आ गया। ये 1.4 इंटू 2 हो गया। ये IC का वैल्यू है, एक ऑप्शन आया। अभी डी ऑप्शन और सॉल्व कर लेते हैं। डी ऑप्शन में लिखा मैक्सिमम करंट रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन 2 गैल्वेनोमीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद बोथ रजिस्टर्स। तो मतलब 2 गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगा दिया और इनको 2 रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगा दिया। अब पूछ रहा है इसमें, तो इसमें करंट IG भेज दिया, ये दोनों सीरीज में है तो रेजिस्टेंस हो गया 2RC। तो हमने लिख दिया IG इंटू 2RC, और ये इसमें करंट I भेज दिया, इसमें भी करंट I भेज दिया, इज इक्वल टू I इंटू R। तो I का वैल्यू आ गया 2IGRC अपॉन R। अब यहां से जो ब्रांच में करंट है वो IG प्लस 2I है, यानी टोटल करंट ID का वैल्यू हमने लिखा IG प्लस 2I, और I की जगह लिख दिया ये, तो IG प्लस 4RC बाय R इंटू IG, तो 1 प्लस कर दिया। अब RC का वैल्यू थोड़ी देर के लिए 0.4R लिख दूं मैं, और R से R काट दूं तो 4 इंटू 0.4 यानी 1.6 हो गया। 1.6 प्लस 1 करा तो 2.6 IG हो गया, यानी ये वैल्यू कम आ गया, ये वैल्यू ज्यादा आ गया, तो मैं C वाला ऑप्शन सही मार दूंगा। तो C वाला ऑप्शन सही हो गया,
और बी वाला ऑप्शन सही हो गया। 0.4 आर के लिए मैंने चेक कर लिया क्योंकि इनइक्वालिटी है, अगर आप सूटेबल वैल्यू चेक करेंगे तो एक के लिए आ गया, सबके लिए आएगा, तभी जनरल आंसर बनेगा। तो हमारा ऑप्शन बी एंड सी सही हो गया। तो इसी तरह के चालाकी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। जैसा सर्किट दिया वैसा सर्किट बनाओ और उसमें जो भी वैल्यू है, क्योंकि यहां मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट बोला, और किसी भी गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट आईजी का वैल्यू होता है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब आएगा तभी मैक्सिमम वोल्टेज और करंट निकलेगा। ऐसा सोचना जरूरी था इस सवाल में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। अभी डे 15 चला, 16, 17 इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट राजन सर का क्लास होगा, उसके बाद फिर से आपसे मिलता हूं। बाय बाय।